हेलो गाइस, आज से हम आप सभी के लिए ट्वेल्थ का एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको आपके बोर्ड एग्जाम को मेंटेन करते हुए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक चलेंगे। आप सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। इसमें बेसिक के बाद में आपके बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 100 में 100 आए, पूरा कंप्लीट आप कर पाओ। लेकिन ये कर लोगे, आप आसानी से कर लोगे अगर आप स्टार्टिंग से सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलोगे, सभी चीज़ों को समझते हुए चलोगे, स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर करते हुए चलोगे और न्यूमेरिकल को भी लगाते हुए चलोगे। इसलिए मैं किसी भी अगर हम टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसी दिन मैं आपको करा देंगे। साथ में आपको होमवर्क के तौर पर भी दूंगा, डेली के डेली मैं आपके लिए पीडीएफ दूंगा। और इसके बाद में बोर्ड एग्जाम को मेंटेन करने के बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जाएंगे। मेरा उद्देश्य यह होगा कि बोर्ड के बाद में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे, कोई भी एग्जाम जो आप सोचे हो वह एग्जाम आपको आराम से क्वालिफाई कर लें, क्योंकि इस क्लास का जो लेवल होने वाला है, सबसे पहले तो आपको बेसिक बताया जाएगा। बेसिक के बाद में आपके बोर्ड एग्जाम को जितना बोर्ड में पूछा जाता है उसको मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद में आपको हम कंपटीशन लेवल तक लेके जाएंगे। कंपटीशन लेवल तक ले जाने का मतलब यह है कि सबसे पहले मैं आपके कंपटीशन में, जैसे लो एग्जाम्स होते हैं, जैसे फिजिक्स का सबसे हाईएस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई एडवांस में पूछा जाता है, जेईई एडवांस में पूछा जाता है। और अगर लोएस्ट की बात करें, जो ये नेवी, एसएसआर या फिर एनडीए का हुआ या फिर एयरफोर्स का हुआ, आप लोग तो कुछ ना कुछ टारगेट बनाए होंगे, लो उस लेवल तक पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आपको बेसिक बताएंगे। बेसिक बताने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल तक मेंटेन करेंगे, बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए कराएंगे। बोर्ड एग्जाम को टारगेट कराने के बाद मैं आपको बता दूंगा, देखिए अब मैं आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लेवल को बताने जा रहे हैं। तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वह करना होगा तो उसे आप करेंगे। उसके बाद में आपके जो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीएचयू का होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होता है, ड्यू का होता है, जेएनयू का होता है, कुछ भी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो बीएससी एग्जाम्स होता है उसके लेवल को मेंटेन कराएंगे। लेवल का मेंटेन कराने का मतलब होता है कि उसके क्वेश्चंस को आपसे सॉल्व करवाएंगे, यानी कंसेप्ट तो हम आपका क्लियर करेंगे, उसके बाद उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आपसे सॉल्व कराएंगे। कुछ अलग लग रहा है ना आप लोगों को? आप लोग खुद करोगे, लेकिन कब? जब बेसिक से पढ़ोगे तब। देखिए, एक क्लास लेकर आप लोग टॉप नहीं कर सकते हो। एक क्लास लेकर बोर्ड एग्जाम में आप फिजिक्स में 100 में 100 नहीं प्राप्त कर सकते हो। आपको सभी क्लास, सभी चैप्टर और सभी टॉपिक्स पर क्लियर कमांड बनाना होगा। सभी टॉपिक्स पर जब आपका कमांड होगा तभी आप आसानी से ला सकते हो 100 में 100। अगर आप सोचते हो 4-6 चैप्टर पढ़ के या 2-3 क्लास देखकर अगर कर लें तो नहीं कर पाओगे। देखिए, इस क्लास को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। कब तक? जब तक कि आप किसी न किसी एग्जाम्स को देकर सेलेक्ट नहीं होते हो। बोर्ड एग्जाम तो छोड़िए, बोर्ड एग्जाम के बाद भी इस क्लास को आप अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। यह क्लास आपको रेगुलर दी जाएगी। वैसे जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं इसमें प्रैक्टिस करवाने लगूंगा अलग अलग लेवल की क्वेश्चंस का। इसलिए यह क्लास हमेशा चलेगी आपके लिए। बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस को मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ये क्लास कब चलेगी और कैसे चलेगी। देखिए, इस क्लास को मैं मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लेकर चलेंगे। सोमवार से शुक्रवार क्लास होगी। सैटरडे को आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास होगी। स्पेशल क्लास का जो टॉपिक्स होगा हम डिसाइड करेंगे। और संडे को, अभी तो नहीं, जब 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब संडे को मैं आपके रिवीजन के लिए आपका टेस्ट लिया करेंगे। टेस्ट वगैरह कैसे होगी मैं बता दिया करूँगा आपको उससे पहले, लेकिन इस तरह से मेंटेन करेंगे। और स्टार्टिंग से ही ये कोशिश करेंगे कि जो आप कुछ भी पढ़ रहे हो वह चीज़ें आपको याद रहें। इसलिए आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना। जो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उन चीज़ों को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, याद करना। जो चीज़ें मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने से चीज़ें याद रहती हैं, भूलती नहीं हैं। और साथ में अपना एक सुंदर सा नोट्स बनाते चलना। वैसे मैं पीडीएफ दूंगा, हर एक क्लास का पीडीएफ दूंगा मैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। कुछ दिनों बाद मैं आप सभी के लिए वेबसाइट वगैरह भी कर देंगे, एप्लीकेशन वगैरह, वहाँ से आप लोग आराम से डाउनलोड कर लोगे। ये सभी चीज़ें आगे होंगी। आप बस जुड़कर डेली डेली पढ़ाई करते रहिएगा और सभी चीज़ें आपको एकदम फ्री होने वाली है। ये क्लास एकदम फ्री होने वाली है। पीडीएफ में ही आपको मैं
उस सभी लेवल के क्वेश्चंस देंगे, जैसे नीट IIT से लेते हुए आपके BSc एंट्रेंस एग्जाम, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जब मैं क्लास कंप्लीट कर लूंगा तब। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर जगह, उन सभी क्वेश्चंस को आपको एक साथ करके मैं दे दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो कुछ आप लोगों को डाउट होगा उन सभी क्वेश्चंस का मैं एक डाउट क्लास रखूंगा सैटरडे वगैरह को, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। इस तरह से पूरा का एकदम मेंटेन करते हुए चलेंगे। देखिए, दो ही चीज़ आपको सफल बना सकती है, दो ही चीज़ आपको सेलेक्टेड करा सकती है। पहले तो बोर्ड एग्जाम में 90% यानी 100 में 100 फिजिक्स में आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। दो चीज़, पहला डेडिकेशन, दूसरा रेगुलरिटी। अगर आप डेडिकेशन के साथ में रेगुलर पढ़ते हो तो आपको किसी एडिशनल कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। किसी भी एडिशनल कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप डेडिकेशन के साथ में रेगुलर पढ़ाई करते हो तो। ये सभी चीज़ें हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 12th के फिजिक्स में कितने पार्ट होते हैं और कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या फिजिक्स में है, ओवरव्यू आपको मैं दूंगा। उसके बाद आवेश वगैरह के बारे में थोड़ा मोड़ा बताऊंगा, जो कि आज का टॉपिक्स है। तो गाइस देखिए, 12th का जो फिजिक्स है, वैसे तो आप लोगों को फिजिक्स क्लास 9th से पढ़ रहे हो, 9 क्या 7 6 से पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स का डिफिनीशन वगैरह तो ये सभी चीज़ें आपको आती होंगी। इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बोर्ड में अगर आप अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो तो टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब क्या, अगर पूरा रामायण पढ़ने लगोगे तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल भी पढ़ोगे तब पर भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। अगर सीमित समय में आपको पढ़ना है तो फोकस करते हुए, टीचर क्या करता है, फोकस कराता है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो फोकस करते हुए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, जो चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ना सभी पड़ेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है उसको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टॉपर यही करते हैं, उन चीज़ों को स्टार्टिंग से ही लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी यही करोगे, ठीक है। और ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका बोर्ड एग्जाम हो गया है उनके लिए भी, और जिनका नहीं हुआ है, जिनका 22 में होगा उनके लिए भी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, भौतिक विज्ञान में आपके लिए 2 बुक आएंगी, एक बुक फर्स्ट होगा और एक बुक सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट बुक होगा और एक बुक सेकंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट बुक से। अब फर्स्ट बुक आप सभी को खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ एकदम फ्री एजुकेशन का हम लोग उद्देश्य करेंगे, ठीक है। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना फर्स्ट बुक का, एकदम फ्री होकर वहाँ से बुक डाउनलोड कर लेना फर्स्ट बुक का। एक वीडियो का लिंक दूंगा, उस वीडियो में मैं बताऊँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। NCERT का बुक है, डाउनलोड कर लेना, बहुत ही बेहतरीन बुक है आप सभी के लिए, क्योंकि NCERT को ही बेस बनाकर पढ़ाई की जाएगी। आपके बोर्ड में NCERT चलती है और NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्राइवेट जो बुक है, प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक है, रेफरेंस बुक है, वो आप सभी के लिए है। आप लोग रेफरेंस बुक लेंगे तो अच्छा ही रहेगा जितना पढ़ाई करेंगे। अब वैसे भी अगर आपको रेफरेंस बुक वगैरह भी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा। लेकिन मेरा जो पढ़ाएंगे सबसे पहले मैं NCERT के लेवल को मेंटेन करेंगे, क्योंकि चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे आपका NDA हो, एयरफोर्स हो, हर जगह NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो कुछ भी है आपका NCERT है, NCERT से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो मैं फर्स्ट बुक का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक वीडियो का लिंक दिया हूँ, उसमें मैं बताया हूँ कैसे डाउनलोड करना, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, फर्स्ट बुक में आपको विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। ये आपको विद्युत चुंबकत्व जो है, इसे आपको फर्स्ट बुक में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट बुक में क्या पढ़ना है, आपको विद्युत चुंबकत्व पढ़ना है। फर्स्ट बुक में जो विद्युत चुंबकत्व पढ़ना है उसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होगा, परेशान मत होना। अभी ये जानिए आपको पढ़ना क्या क्या है फर्स्ट बुक में, और इसे मैं कितना दिन में कंप्लीट करूंगा ये तो जानिए पहले। देखिए यहाँ से, अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर हैं। सबसे पहले ये जानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी जो होता है स्थिर वैद्युतिकी, सही सुना आपने, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें क्या होता है, जो आवेश होते हैं, इसमें फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी में जो होता है, इसमें आवेश स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, एक जगह स्थिर होंगे।
आवेश गति नहीं करेंगे। जबकि ये सेकेंड जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर बिजली गतिकी, इसमें क्या होता है, आवेश गति करते हैं। यानी इसमें जो कुछ भी आप लोग पढ़ोगे इसमें आवेश गति करेंगे। आवेश क्या होता है, ये प्रश्न है आपके दिमाग में, परेशान मत होइए। आवेश क्या होता है मैं अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आवेश गति करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश स्थिर होते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो कि आज मैं स्टार्ट करूंगा। क्या है फर्स्ट चैप्टर, आवेश वैद्युत क्षेत्र, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें आवेश और वैद्युत क्षेत्र के विषय में अध्ययन कर रहा है। सेकेंड चैप्टर है आपका विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में अध्ययन करना है। यानी फर्स्ट में आपको आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, सेकेंड में विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में पढ़ना है। ये आपके पास डायग्राम होना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ है। जब तक यह मालूम नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, तब तक आप लोग पढ़ाई कैसे करोगे, कोई चांस ही नहीं बनता है। आपको जाना कहाँ है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये विभव, विभवांतर और संधारित्र, ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इधर देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, आवेश गति करते हैं, मैंने आपको बताया। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन 4 चैप्टर पढ़ना है, एक तो विद्युत धारा पढ़ना है, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर प्रत्यावर्ती धारा, फिर ईएमआई। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट बुक का द एंड होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट बुक से आपके बोर्ड एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना फर्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है उतना ही सेकेंड बुक भी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि इस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बुक से कम क्वेश्चन पूछा हो जाता है। ये आप नहीं कर सकते हो। दोनों बुक से सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों बुक का 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है फिजिक्स में, 12th के सिलेबस में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, यहाँ पर भी, ठीक है। ये तो हुआ आपके बुक की बात। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या स्टार्ट करेंगे, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसे आप लोग नोट करना है, नोट कर लीजिए एक बार। वैसे मैं पीडीएफ दूंगा आपको, पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन हो जाइएगा सभी लोग। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। सामने से हट जाते हैं हम। देखिए एकदम फ्री होके पढ़िएगा। फ्री होकर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में समझ में आएंगी। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अगर दिमाग खाली होगा तो आपको अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि खाली मेमोरी में डाउनलोडिंग या अपलोडिंग बहुत ही आसानी से होता है। अगर दिमाग में वायरस भरा होगा तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई। दिमाग खाली करके पढ़िएगा, ठीक है। दिमाग को एकदम रिलैक्स करके पढ़िएगा। आप सोचिए आप कुछ नहीं जानते हैं, एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, ये सोचकर पढ़िएगा। अगर आप फिजिक्स पढ़े भी हो तब पर भी आप जीरो से पढ़ रहे हैं, ये सोचकर पढ़िएगा, ठीक है। हो गया, चलिए इसको रब करते हैं हम, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा इसका। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आप सभी के लिए, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज मैं आवेश से संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। बेहतरीन तरीके से क्लास स्मूथली चलेंगी। समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास बनने जा रहा है। आप लोग याद करोगे जब जॉब वगैरह पाओगे तो। विश्वास करके बस पढ़ाई करते रहेगा, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपसे हो रही हैं। इसके बाद कोई भी बुक पढ़ोगे आपको समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 1। क्या है अध्याय नंबर 1 है क्या, आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चुंबकीय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, तो ये इसे आप विद्युत क्षेत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्र, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, विद्युत आवेश, उसके बाद विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
आवेश के बारे में। हेडिंग कर लीजिएगा आप सभी लोग, आवेश। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में। अब मैं जब जब आपसे कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, तब तक आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आवेश क्या होता है। आप लोग कभी सूखा बाल है, देखिए आवेश के इतिहास में हम लोग नहीं जानते हैं। इतिहास पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये फिजिक्स है, यहाँ से भौतिक विज्ञान से फिजिक्स पढ़ा जाता है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, अनुभव है मेरे पास, बहुत से एग्जाम्स दिया हूँ और क्रैक भी किया हूँ भगवान की दुआ से, माँ सरस्वती की कृपा से। तो मैं जानता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत से एग्जाम दिया हूँ और क्रैक भी किया हूँ, नीट आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी पर आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना है केवल 1-2 चैप्टर तक, 1-2 चैप्टर आप मेरे से पढ़िए, उसके बाद ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखिए, जिस भी एग्जाम्स के लेवल को आप चाहते हैं, क्वेश्चंस आपसे होंगे, लगेंगे आपसे क्वेश्चंस, खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको मैं ये इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप पहले इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। ठीक है, आप करके देखिए, लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, देखिए आप लोग जानते होंगे कंघी जो होती है, इसके आवेश का इतिहास कैसे कैसे आवेश आया, इसके चक्कर में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखिए अगर पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे इतिहास की तरीके से ना, तो 4 साल भी कम पड़ जाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। इसलिए आपको एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे। ठीक है, देखिए आवेश क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी लोग। क्या हुआ था कि अगर आप कभी ये देखे होंगे, आप सूखी कंघी ले लीजिए, कंघी को बाल में रगड़िए कस के, बाल में कंघी ले लीजिए। ठीक है, कंघी को सूखे बाल में रगड़िए। जब रगड़ेंगे उसके बाद छोटी छोटी जो कागज़ के टुकड़े करके कंघी को उसके पास ले जाएंगे, तो कागज़ के टुकड़े आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? इसी आवेश के कारण, इसी आवेश के कारण आकर्षित होते हैं। वैसे तो जो साइंटिस्ट ने ये प्रयोग किया था, वह साइंटिस्ट ने बिल्ली के खाल पर एक एबेस्टास की एक छड़ आती है, उसको रगड़ कर यही काम किया था। जो आप बाल पे कर रहे हो वो बिल्ली के खाल पे रगड़ के किया था, तो वहाँ पर आकर्षित होने लगे। तो ये जो घटना होती है ये आवेश के कारण होती है। तो आवेश का कंसेप्ट वहाँ से आया है। अब आवेश होता क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का, पॉइंट नंबर 1, देखिए मैं पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। पॉइंट नंबर 1 क्या है? आवेश जो होता है किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। मौलिक गुण है, क्या है? मौलिक गुण है। अब ये मौलिक गुण क्या होता है? ये आपके सामने धर्म संकट हो गया। मौलिक गुण, जैसे आपके कोई भी पदार्थ हो, जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर में 2 चीज़ें होंगी। इस मार्कर का द्रव्यमान होगा। अगर कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई बुक ले लो, मोबाइल ले लो, मार्कर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, तो उस बुक, मार्कर, मोबाइल में उसका 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो उस मार्कर की अपनी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मतलब मास होगा, इस मार्कर का अपनी द्रव्यमान होगा। दूसरी चीज़ होती है आवेश होता है। ठीक है, ये द्रव्यमान होता है और आवेश होता है इस मार्कर का, क्योंकि इसी मार्कर को अगर अभी मैं बाल में ऐसे रगड़ कर किसी भी कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाऊंगा, तो वह कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करेगा। यानी इसके 2 मौलिक गुण होते हैं, द्रव्यमान तथा आवेश। बोर्ड एग्जाम्स के अलावा किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी भी पदार्थ के मौलिक गुण होते हैं या मूलभूत गुण होते हैं, क्या? द्रव्यमान और आवेश। तो आवेश किसी पदार्थ का क्या है? मौलिक गुण है। इस पॉइंट को जानिए। अब बात करते हैं आवेश किसे कहा जाता है। किसी पदार्थ का जो है आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि किसी पदार्थ का आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, अब आवेश का डिफिनीशन क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव
का अनुभव किया जाता है आवेश कहलाता है। देखिए आवेश का डिफिनीशन क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ हो उसका वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में या उसमें विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का, इस दोनों शब्द को ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। दोनों चीज हो सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है या फिर उत्पन्न किया जा सकता है, तो वे क्या कहलाते हैं, आवेश कहलाते हैं। तब बात आती है यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। मैं हर एक पॉइंट से जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, बात समझना आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आवेश अनुभव करता है, क्या करता है, आवेश के द्वारा अनुभव होता है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीट दूंगा, उस सीट में ये क्वेश्चन है कि आवेश के द्वारा अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, और फिर वहाँ पर कई ऑप्शन है, इसमें से दोनों का, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से किसका होता है, अगर आप विद्युत क्षेत्र पर जाते हो तब पर भी गलत होगा, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र पर जाते हो तब पर भी गलत होगा। इसमें से दोनों का, विद्युत क्षेत्र का भी अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र का भी अनुभव होता है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब ये बात कर लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, पहला तो होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, एक तो ऋणावेश होता है। कितने प्रकार के आवेश होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। मैं पीडीएफ दूंगा पूरा का पूरा, परेशान मत होना आप लोग। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होते हैं, एक ऋणावेश। आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सके या अनुभव किया जा सके, उसे कहते हैं आवेश। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को आप लोग पॉजिटिव लिख सकते हो, पॉजिटिव, और इसे निगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये जो धनावेश होते हैं, ये जो धनावेश होते हैं, अगर यहां पर सजातीय आवेश रखा जाए, सजातीय आवेश रखा जाए, सजातीय आवेश रखने का मतलब क्या है, यहां पर आपके सामने दो धनावेश रखा दिया जाए या फिर दो ऋणावेश रख दिया जाए, तब क्या होता है। अगर सजातीय आवेश रखा जाता है यानी यहाँ पर दो धनावेश रख दें या केवल दो ऋणावेश रख दें, यानी कि ये दो चीज़ें हैं। आप लोग चुंबक रखे होंगे ना, चुंबक को अगर दोनों साइड एक ही तरफ लेके जाते हो, आप लोग तो ये देखे होंगे, खेले होंगे कि चुंबक के दोनों साइड एक तरफ लिया जाता है, दोनों के बीच में प्रतिकर्ष होता है, दूर जाता है। सेम यहाँ पर भी होता है, अगर दोनों के दोनों धनावेश या दोनों के दोनों ऋणावेश एक साथ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। वहीं पर अगर बात करें विजातीय आवेश रखा जाए, क्या विजातीय आवेश, विजातीय आवेश को रखें, विजातीय आवेश को रखें मतलब अलग अलग आवेश रखें, यानी एक धनावेश रख दें एक ऋणावेश रख दें, तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, दो आवेश रखते हैं, एक धनावेश दूसरा धनावेश, दोनों के दोनों सेम आवेश रखेंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। वहीं पर एक धनावेश एक ऋणावेश विजातीय आवेश रख देंगे तो वहाँ पर आकर्षण होगा। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख डालो विजातीय आवेश,
यानी प्लस प्लस लिखकर प्रतिकर्षण लिखो, माइनस माइनस लिखकर प्रतिकर्षण लिखो, प्लस माइनस लिखकर आकर्षण लिखो। लिखो कमेंट बॉक्स में यार, लिखोगे तो याद होगा, ठीक है। ऊपर ये भी सेंटेंस लिख डालो कि आवेश के कारण विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव अनुभव किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ये पूरा आपका आवेश के पॉइंट हुए। इसके बाद भी आवेश के काफ़ी पॉइंट्स बचे हुए हैं, आप लोग नोट कीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में केवल पूछा जाता है आवेश का डिफिनीशन। इसके अलावा इस बोर्ड पर लिखे हुए कोई भी चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हाँ, अब ऐसे पढ़ाई होगी, बता दिया जाएगा कि कहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर बता दिया जाएगा। पूछ लेगा तो बस केवल आवेश का डिफिनीशन, इसके अलावा बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये सब क्यों बताया आप? ये सब इसलिए बताया ताकि आप लोग न्यूमेरिकल कर सको, और न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से। नोट करिए सभी लोग, मैं हट जाता हूं सामने से। हो गया? अच्छा, एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि ये जो धनावेश ऋणावेश वाला पॉइंट है, धनावेश ऋणावेश वाला जो कंसेप्ट है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाया था। इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को कि ये पतंग उड़ा रहे थे, वहाँ से इनको ये कंसेप्ट आया था। जाने दीजिए, उधर जाएंगे तो फिर टाइम क्लास का वेस्ट होगा, ठीक है। इसे आप समझ लीजिए बस। अब चलते हैं आगे इसके आवेश के कुछ अन्य पॉइंट्स की तरफ। ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं आवेश के, चौथे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आवेश के कुछ अन्य पॉइंट्स की तरफ। चौथा पॉइंट देखिए, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। 5वां पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट के बाद आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक क्या है? अदिश राशि है, अब आप लोग सदिश तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा का प्रभाव पड़े, अदिश का मतलब जिसमें दिशा का प्रभाव न पड़े। जैसे वेग होता है या संवेग होता है, ये सभी सदिश राशि होते हैं। आवेश आपका एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। ये आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी, ठीक है, इसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं पॉइंट बताता चलूंगा। इसमें पूछा था आवेश है सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर राशि, एक टेंसर राशि ऑप्शन था, इसमें से कोई नहीं। तो आप ये जानिएगा आवेश आपका अदिश राशि है। 6वां पॉइंट है आप सभी के लिए 6 पॉइंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आवेश Q इक्वल टू होता है NE। आवेश Q इक्वल टू क्या होता है? NE। जहां पर आपका Q जो है आवेश है, N जो है आपका, N क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए 7वां पॉइंट है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आप सभी के सामने लिखा हूं। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को अदिश राशि से
माना जाता है। और आवेश Q इज इक्वल टू होता है यानी जहाँ पर Q आपका आवेश है, N पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आपके इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये 7 पॉइंट आपके आवेश से संबंधित हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा, मुझे मालूम है, देखिए आपको ये मालूम है ना, किसी भी पदार्थ पर धनावेश कब आता है? पॉजिटिव। धनावेश कब आता है? ऋणावेश कब आता है? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उससे पहले आप लोग ये कमेंट कर दीजिए, आवेश अदिश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये सभी पॉइंट्स कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। देखिए, किसी भी पदार्थ पर धनावेश कब होता है, किसी भी पदार्थ पर ऋणावेश कब होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कब होता है धनावेश? कब होता है? अगर कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन पदार्थ के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देता है। देने का मतलब कि अगर किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, उस पर धनावेश तब आएगा जब वह अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा। ये पॉइंट आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि किसी भी पदार्थ पर धनावेश कब आता है? जब पदार्थ अपनी इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है। मतलब इस पर जो होता है, जब कहीं भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ पर अगर धनावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये पॉइंट नोट करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछा जाता है किसी भी पदार्थ पर अगर धनावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्योंकि धनावेश तब आता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देता है। जब आप अपने इलेक्ट्रॉन को, आप अपने पैसे को किसी और को दोगे तब आपके ऊपर धनावेश आएगा। कोई भी पदार्थ हो, उस पर धनावेश तब आएगा जब वह अपने इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य पदार्थ को देगा। और ऋणावेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब उसके ऊपर ऋणावेश आता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब ऋणावेश आता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर उसके पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। मतलब किसी भी पदार्थ पर अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। क्योंकि धनावेश, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर वह अपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 3 बचेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो यानी ये धनावेश होता है, तब वह धनावेश बन जाएगा। वहीं पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उस पर निगेटिव चार्ज आएंगे। कितने? 3। जितना लेगा उतना निगेटिव आएगा, जितना देगा उतना पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 3 निगेटिव होगा और वह पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? कब धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, प्यारा सा न्यूमेरिकल है, करके जाइएगा। और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाके, वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा, बेहतरीन PDF है। वहाँ पे मैं एक और न्यूमेरिकल्स दिया हूँ, साथ में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF भी दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लोग ट्राई करोगे तो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, वो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। साथ में कुछ 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न, उसको भी मैं दिया हूँ। उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, देखना है आपको क्वेश्चन आएंगे। साथ में आंसर भी दिया है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपको आता है या नहीं आता है। इसलिए आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये NDA एयरफोर्स नेवी के कंसेप्ट में क्या होता है। NDA के क्वेश्चंस बार बार एयरफोर्स और नेवी में रिपीट कर लिए जाते हैं। सभी क्वेश्चंस नहीं, कुछ क्वेश्चन रिपीट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके चक्कर में मत पड़ना कि एक ही क्वेश्चन दोनों जगह कैसे पूछा जाए। ठीक है, आइए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। अब बताइए आप लोग समझ में आ रही है कि नहीं, चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं, आपको कुछ विश्वास हो रहा है, आप लोग कर सकते हो कि नहीं। बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, बस आपको सही डायरेक्शन मिले। और हिंदी मीडियम में कोई सही से नहीं पढ़ा रहा है, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए? एक धातु का गोला जिस पर
एक धातु के गोले पर एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10⁹ कूलाम आवेश है। एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10⁹ कूलाम आवेश है, -9 कूलाम आवेश है, ठीक है, ये -9 कूलाम आवेश है, ठीक है। सामान्य अवस्था से इस धातु के गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? सामान्य अवस्था से इस धातु के गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? सामान्य अवस्था से इस धातु के गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं यह आपको बताना है। अधिक हैं या कम हैं, अधिक है या कम है, यानी आपको डिसाइड करना है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन इस धातु के गोले पर अधिक है या कम है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं पीडीएफ में दिया हूँ जो आपको स्वयं से करना है, सोल्यूशन वहाँ पे दिया है। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें क्या है, एक धातु का गोला है जिस पर कितना आवेश है, 2.0 इंटू 10⁹ है। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, मैं आपको 4 मंत्र बता रहा हूँ। पहला क्या है, आपके सामने मैं 4 मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आपको कलेक्शन करना है। कलेक्शन का मतलब इस क्वेश्चन में जो कुछ भी मैटर दिया है उसका आपको एक साथ लिखना है, कलेक्शन करना है। कलेक्शन के बाद फार्मूला सिलेक्शन करना है। फार्मूला सिलेक्शन करना है मतलब कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, और ये सूत्र आप जान गए तो कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। सबसे पहले आपको कलेक्शन करना है, फिर फार्मूला सिलेक्शन करना है, उसके बाद यूनिट करेक्शन करना है, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है मात्रक सही करना है। वैसे यहाँ पर आपको अभी एक ही क्वांटिटी पढ़ाए हैं तो इसलिए मात्रक पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आगे आपको ये नियम काम देगा, ठीक है। यानी यूनिट का करेक्शन करना है, फिर लास्ट काम करना है आपको कि कैलकुलेशन करना है, यानी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 काम, कलेक्शन, फार्मूला सिलेक्शन, यूनिट करेक्शन, कैलकुलेशन, ठीक है, ये 4 काम करना है, ठीक है। तो एक धातु के गोले जिस पर 2.10⁹ कूलाम आवेश है, यानी यहाँ पर क्यू दिया है, कलेक्शन यहाँ पे कूलाम आवेश है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी आवेश क्यू दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और सामान्य अवस्था से इस धातु पर के गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब यन आपसे पूछा है, यन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपसे पूछा है, ठीक है। आपको मालूम होता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। अगर आपको यन आपसे पूछा जाए तो Q/E इज इक्वल टू यन हो जाएगा, Q/E इज इक्वल टू यन हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस कूलाम है, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है कि Q का मान कितना है, -2.0 इंटू 10⁹, ठीक है, ये Q का मान है। और आपको ये मालूम होना चाहिए E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आपको मैंने पहले बताया था, इज इक्वल टू यन हो जाएगा। आप इसे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.25 इंटू 10⁻+10, ये आपका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन ये इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे, जरा आप बताइए, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या फिर कम होंगे, ये आप बताइए जरा, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, किसी धातु के गोले पर -2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। यहाँ पे क्या है, -2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव दिया है। निगेटिव जहां पर भी होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्योंकि अगर आपन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन और लेंगे तो मेरे ऊपर -3 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी निगेटिव जहां पर भी होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की
अधिकता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये कंप्लीट हुआ आपका आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर आपको आज का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। साथ में सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के बीच शेयर कर देना। पूरी तरीके से यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट आपको सेवा की जाएगी, क्लासेस दी जाएगी। शिक्षा को बेचने वालों से आप सभी लोग सावधान रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।